जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले प्रोग्राम में बात हो रही थी जो एक नया मंसूबा है गज़ा के लिए अमन के हवाले से। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस्लामी ममालिक ने इस अमन मंसूबे को खैर मकदम किया है और इसके जो अहम तरीन नुकात है उसमें जंग बंदी, इसराइली इनखला और तामीर नौ वगैरह शामिल है। इसी हवाले से तफसीली बात करेंगे। मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है तजज़ियाकार अब्दुर्रहमान ने। अब्दुर्रहमान, मकालमा में खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया अलवी साहब। अब्दुर्रहमान, आप कैसे देख रहे हैं ये नया एक अमन मंसूबा आया है, इसको ट्रंप नेतन्याहू मंसूबा कह रहे हैं और इस मंसूबे के बारे में कहा जा रहा है कि ये वर्केबल है और इससे कोई उम्मीद की जा रही है कि गज़ा की सूरत-ए-हाल बेहतर होगी। आपने इसको स्टडी किया है, आपके क्या तासरात हैं? बहुत शुक्रिया अलवी साहब। बेसिकली ये जो गजा का अमन मंसूबा ट्रंप की जानिब से पेश किया गया है, इसको हमें कहना चाहिए कि ये माइनस हमास फार्मूला पेश किया गया है प्रैक्टिकली। आप सही और वो हमास जो असल रिप्रेजेंटेटिव है फलस्तीन की, गजा की आवाज बनी, ये उसको माइनस करने के मुतरादिफ है। और ये मंसूबा हमें ये बताता है कि हमास का मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का हुकूमत में और रियासती अमूर में किसी भी किस्म का कोई मामला नहीं होगा। हमास को सिलेंडर भी करना पड़ेगा, हमास को मुल्क से जाना भी पड़ेगा और हमास की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी। असल में गजा को एक कॉलोनी बनाने का फैसला किया गया है और गजा को मातहत कर दिया गया है अमेरिका के, नेतन्याहू के और टोनी ब्लेयर के। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो इसमें तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी और ये अबूरी हुकूमत टेक्नोक्रेट्स पर होगी, गैर सियासी फलस्तीनी शख्सियात पर मबनी होगी। और इनका जो बुनियादी रोल बताया गया है, ये बल्दियाती इदारे चलाएंगे और ये अमन को कायम करने की कोशिश करेंगे और इनके साथ एक्सपर्ट्स होंगे। मगर इससे ऊपर एक इंटरनेशनल पीस बोर्ड कायम किया जाएगा जिसके सरबराह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे और उनके साथ टोनी ब्लेयर का नाम बताया गया है कि वो इस बोर्ड का हिस्सा होंगे। यानी फलस्तीनियों की रिप्रेजेंटेशन मिसिंग है, फलस्तीन की कोई नुमाइंदगी नहीं है। कहीं नहीं बताया गया कि वो कौन लोग होंगे जो इन कमेटियों को बनाएंगे, इनको चलाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये जितने फिल्टर्स लगाए गए हैं ये इसराइल को सेव करने के लिए लगाए गए हैं, मगर इसराइल की जाहरियत से बचाने के लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया। इसराइल की जो इनखला की बात की जा रही है उसमें भी एक बात ये कही गई है कि जब तक ये जो निगरान हुकूमत है ये इस काबिल नहीं हो जाती फलस्तीनी अथॉरिटी कि वो निजाम को चला सके, उस वक्त तक इसराइल सिस्टम को चलाता रहेगा। एक इंटरनेशनल फोर्स बनाने की बात की गई है जिसके हवाले से कहा गया है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कायम की जाएगी और ये जो फोर्स है इसमें अमेरिका, अरब ममालिक और उसके इंटरनेशनल पार्टनर्स वो इस फोर्स का हिस्सा होंगे। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि गजा की जो बुरी हुकूमत है वो मिस्र से बैठकर चलाई जाएगी। सही है। यानी अच्छा अब्दुर्रहमान जी, जिस तरफ आपने इशारा किया है कि हमास को बाहर रखने की बात की गई है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमने भी इसको थोड़ा पढ़ा है। तो अगर हमास को बाहर रख के तो ये जिस तरह का मंसूबा बनाया गया है ये चल पाएगा? ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल मंसूबा नहीं है और हमास किसी कीमत पर इसको कबूल नहीं करेगी। इस्माइल हानिया ने शहादत इसलिए नहीं दी, याहिया सिनवार ने शहादतें इसलिए नहीं दी। ये जो 64,000 अफराद शहीद हुए गजा के, ये एक कॉज की खातिर शहीद हुए। ये एक नजरिए का नाम हमास है, हमास अफराद का नाम नहीं है। और अगर हमास जो असल स्टेक होल्डर है वही बाहर निकाल दिया जाएगा तो इस अमन मुआहिदे के कोई मायने नहीं है। और इनडायरेक्टली आप ये देखिए कि नेतन्याहू ने तो अभी से ही इस मुआहिदे से इनहराफ शुरू कर दी है। हमास ने तो अभी जवाब देना है। आप ये देखें कि वो ये कह रहा है कि मैंने ट्रंप को कोई कमिटमेंट नहीं की फलस्तीनी रियासत की। ट्रंप हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने अरब और मुसलमान मुमालिक हैं वो मेरे इस प्रपोजल के साथ हैं, वो खैर मकदम कर रहे हैं, वो हिमायत कर रहे हैं। मगर दूसरी जानिब
हमें ये बताया जा रहा है कि फलस्तीनी रियासत का कयाम मुमकिन नहीं है। अगर दो रियासती हल इस फार्मूले के तहत नहीं बनता तो इसका मतलब है कि ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कहा जा रहा है अब्दुर्रहमान, ये कब्जा है। जो मंसूबा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसके होते हुए दो रियासती हल जिसकी तरफ आपने तवज्जो दी है, क्या वो एक साइड पे हो जाएगा? और दूसरी बात है कि इस मंसूबे के अंदर दोनों स्टेक होल्डर नहीं है, ना फ़लस्तीन की तरफ से ना हमास की तरफ से, और फिर आपकी जो तज़किया है उससे ये लगता है कि ये सिर्फ ट्रंप की तरफ से यकतरफा तौर पर पेश किया जा रहा है। तो इसको अगर हम यकतरफा तौर पर पेश किया जाने वाला मुआहदा कहें तो क्या ठीक होगा? जी बिल्कुल, ये यकतरफा फार्मूला है। इसमें इसको इम्पोज किया जा रहा है हमास के ऊपर कि आपको ये कबूल करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा तबाही और बर्बादी आएगी। इशू ये है कि दो रियासती हल जब तक के उसकी जानिब कोई सॉलिड पेशरफ्त नहीं होती, ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये इनडायरेक्ट कब्जा है इसराइल का, यानी कि आप कोई मुसलमान हुक्मरान नहीं लेकर आ रहे, कोई मुसलमान नाम तजवीज नहीं कर रहे, टेक्नोक्रेट्स के तौर पे, इकोनॉमिस्ट के तौर पे जो इसको रन करेगा, या तो आप मुस्लिम ममालिक की कोई बॉडी बनाते, आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत इसको लेकर आते, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर ये मंसूबा पूरा नहीं उतरता और ये प्रैक्टिकल मंसूबा नहीं है। यानी कि गजा से इसराइल की फौजें नहीं जाएंगी और वो उस वक्त तक नहीं जाएंगी जब तक कि वो ये तसल्ली नहीं कर लेते कि गजा उनके लिए अब खतरे का बाइस नहीं है। और जो दो रियासती हल है उसके ऊपर भी दो नुक्ता नजर हैं। एक तबका ये कहता है कि इसराइली रियासत का कोई वजूद नहीं है, ये नाजायज बच्चा है और एक ही रियासत बनेगी और फलस्तीनी रियासत बनेगी। और दूसरा एक तबका डिवाइडेड ओपिनियन के साथ आता है कि आप जमीन को तकसीम कर लें, एक हिस्सा फलस्तीन के पास रहे और एक हिस्सा इसराइल के पास चला जाए, और जो यरूशलेम है, जो बैतुल मुकद्दस है, वो इसका कैपिटल होगा फलस्तीनी रियासत का। तो इसके अब ये देखिए, हैरानकुन बात ये है कि जो फलस्तीनी अथॉरिटी है महमूद अब्बास साहब की, उसको भी कोई रोल नहीं दिया गया, उस पर भी ट्रस्ट नहीं किया गया। बात आपकी ठीक है कि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इस टाइम जो है बिल्कुल बाहर है। इस तरह का जो मंसूबा पेश किया गया है इसके अंदर कोई भी स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि इस्लामी ममालिक ने इसका खैर मकदम किया है। तो वो कैसे खैर मकदम कर रहे हैं और कौन कौन से इस्लामी ममालिक है जिन्होंने इसका खैर मकदम किया है? देखिए, उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात की, उन्होंने सऊदी किंग की, अमीर कतर की, और जितने 8 ममालिक के साथ जो मीटिंग हुई थी उसकी उन्होंने बात की। असल में दो चीजें डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये है कि फौरी तौर पर जो ब्लड शेड है उसको रोका जाए, असल काम ये जो सीज फायर है इसको किया जाए और टेबल टॉक की तरफ आया जाए। जो अरब ममालिक का पर्सपेक्टिव अब सामने आ रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये 20 नुकात नहीं है, इसके पीछे पूरा एक फार्मूला है जो कि मीडिया की नजर से ओझल है। अभी हमारी वहां तक एक्सेस नहीं है कि ये बॉडीज, ये गवर्नमेंट्स, ये बोर्ड, ये सिक्योरिटी पैराडाइम ये कैसे बनेगा। अभी इसमें एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा है। मगर जो बात यहां पे कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि आप जंग से निकल के हमास अब टेबल टॉक की तरफ आए। इस प्रपोजल, ये 20 नुकात है, 20 पर इत्तेफाक नहीं हो सकता, हो सकता है 10 नुकात के ऊपर इत्तेफाक हो जाए। अच्छा अब्दुर्रहमान, अभी जो 3 बड़े अहम नुकात सामने आए हैं जिसमें जंग बंदी है, इसराइली इनखला है और तामीर नौ, मैं समझता हूं उसमें सबसे अहम जो है वो जंग बंदी है। तो आपको कोई जंग बंदी की तरफ सूरत हाल जाते नजर आ रही है? देखिए, आज की डेट तक तो शिद्दत बढ़ रही है, आज की डेट तक तो कोई गारंटी ऐसी है। असल में देखिए कि जंग बंदी कैसे होगी। वो कहते हैं कि 72 घंटों में आपको यरगमाली, इसराइली यरगमालियों को रिहा करना है, आपने तमाम इसराइलियों की जो डेड बॉडीज हैं वो हवाले करनी है। उसके बाद सेकंड फेज में फलस्तीनी रिहा होंगे जेलों से, उनकी डेड बॉडीज दी जाएंगी और फिर उसके बाद जंग बंदी होगी। और जो तीसरा फेज है जो बात की जा रही है
वो ये की जा रही है कि जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं उनको इलाके में भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले जो इसराइली इनखला की बात की गई है बड़ी अहम है, तो इस मंसूबे के तहत आपको इसराइली इनखला नजर आ रहा है? आपने उस तरफ भी इशारा किया है कि ग्रेस पीरियड भी मांगा गया है जिसके दरमियान इसराइली वहां पे मौजूद रहेंगे। अगर उस ग्रेस पीरियड के को इस्तेमाल किया जाए या एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो फिर इसराइली इनखला मुमकिन हो पाएगा? नहीं, इसराइली इनखला नहीं है जी, ये क्लैरिटी हमें ले आनी चाहिए। जहां जो इस पूरे 20 नुकात के अंदर एक नुक्ता है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के कयाम के हवाले से, उसमें वाज़े तौर पर लिखा है जब तक ये इंटरनेशनल फोर्स नहीं बनती, ये फोर्स इस काबिल नहीं होती कि ये लोकल पुलिस को सिस्टम को स्टैब्लिश करे, उस वक्त तक इसराइली फौजें वो गजा के अंदर मौजूद रहेंगी। यानी ये पार्शनल हो सकता है कि जहां पर 10,000 फौजी थे वहां 5,000 तादाद कर दी जाए, 4,000 कर दी जाए, लेकिन मुकम्मल इनकलाब मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे उसमें लिखा है कि ये जो फौजी जोन्स हैं इनको मुकम्मल तौर पे खत्म करेंगे। उनके बकौल जो हमास के अड्डे थे जिनको वो ये कहते हैं कि यहां पर असलहा मौजूद है या दहशतगर्दाना मवाद मौजूद है, वो उसको क्लियर करेंगे उन इलाकों को, और सारा रिमोट वो इस पूरे मुआहिदे का इसराइल के हाथ में है। इसराइल के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन अब्दुर्रहमान ये भी आगे चल के कहा गया है कि इसराइल गजा पर कब्जा या इलाक नहीं करेगा। अगर ये शर्त है, इसके ऊपर अमल हो जाए तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं। देखिए, मॉडर्न दुनिया के अंदर कब्जा किसको कहते हैं? इल्हाक की उन्हें जरूरत ही नहीं है, कब्जे की उन्हें जरूरत ही नहीं है। जब सदर ट्रंप बराह रास्त सरबराह होंगे अमेरिका से बैठकर पीस बोर्ड के, और टोनी ब्लेयर बरतानिया का साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो झूठा शख्स जिसने इराक में जंग छेड़ दी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का नाम इस्तेमाल करके, आप क्रेडिबिलिटी तो देखें इन लोगों की। तो ये तो इनडायरेक्ट कब्जा है, ये तो पपेट है। ट्रंप का रिमोट किसके हाथ में? नेतन्याहू के हाथ में। पूरी दुनिया एक तरफ है और ट्रंप अकेला नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया पाबंदियां लगाने की बात कर रही है, तिजारती मुआहिदे खत्म करने की बात कर रही है। मासवाए एक शख्स है जो आज भी ये कह रहा है कि मैं अगर ये मुआहिदा ना हुआ तो नेतन्याहू को मुकम्मल छूट है, वो जो चाहे जैसे चाहे जिस तरह चाहे वो करे। अब आप एक चीज और नोट कीजिए, ट्रंप ने एक और फार्मूला भी पेश किया था कि यहाँ रिजॉर्ट्स बनाए जाएं, बीचेस बनाई जाएं, रियल स्टेट का कारोबार किया जाए। आप इस एग्रीमेंट को गौर से पढ़ें, इसमें इक्तिसादी जोन्स लिखे हैं, इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक बात लिखी है, इसमें जो फंड्स आएंगे जो अरब मुल्कों से मांगे जा रहे हैं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब मैनेजमेंट में वो नहीं है, उनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं, डेवलपमेंट होगी तो वहां से फंड्स आएंगे वहां। और ये फंड्स कौन देगा? ये अरब ममालिक देंगे, ये मुस्लिम ममालिक देंगे ये फंड। यानी तबाही इसराइल करेगी और मलबे को साफ करने का काम वो मुसलमान ममालिक करेंगे। तो ये भी एक नाइंसाफी है कि भाई जिसने तबाही की है आप उसको ठहराएं, उसको काउंटेबल बनाएं। और फिर एक और जो खतरनाक बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि ये जो नुकात हैं ये इब्राहिम अकॉर्ड की एक्सटेंशन है, और आने वाले दौर में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ईरान भी इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम कर लेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप है उन्हें आंखें बंद करके सबसे पहले तो अपनी कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें तो प्राइम मिनिस्टर जितनी का आपने गुफ्तगू अभी की है इस अमन मुआहदे के हवाले से, उससे तो नहीं लगता कि कोई सूरत-ए-हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन एक चूंकि इसके अंदर वो 8 ममालिक के सरबराहान, इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी मौजूद है, आपने इशारा किया कि उनकी तरफ से भी इसके की जो है मंजूरी या इसके खैर मकदम की बात की गई है। तो ऐसे हालात में तो फिर यही होगा कि वो उसी मीटिंग को बुनियाद बना के जो कि सदर ट्रंप के साथ हुई है इन ममालिक के सरबराहान से, तो ये ना हो कि उनको इस्तेमाल करके इस तरह का कोई फार्मूला जो है उसको ये कह दें कि ये इन ममालिक के सरबराहान के कहने पर हमने इसको अप्रूव कर दिया है, तो फिर ये 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान इस्तेमाल हो जाए, फिर मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। बेसिकली ये 8 मुसलमान ममालिक की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, उनकी लीडरशिप अंडर ट्रायल है, और उनको ये साबित करना है कि जो मुआहिदा, जो नुकात
उनके सामने रखे गए थे। अगर एक फरीक को पाबंद बनाया जा रहा है तो दूसरे फरीक को भी पाबंद बनाया जाए। यानी एक तरफ तो आप कह रहे हैं मुआहिदे के अंदर ना तो इसराइल कब्जा करेगा ना इल्हाक करेगा गजा का, मगर वो इब्रानी जुबान के अंदर अपनी कौम से जब वो नेतन्याहू मुखातिब होते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने किसी किस्म की कोई फलस्तीनी रियासत बनाने की कमिटमेंट नहीं की और ना हम फलस्तीनी रियासत को बनने देंगे। जब वो ये कहते हैं तो इसका दूसरा मतलब ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन इसराइल के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर मुसलमान ममालिक को ट्रंप से सवाल करना चाहिए, इन हुक्मरानों को सवाल करना चाहिए कि आप तो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात कर रहे थे कि मामला जाएगा, मगर नेतन्याहू तो अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। ये वो तो बातों से इनहराफ कर रहा है। और हमने देखा है कि जितने भी प्लान्स आज तक आए हैं नेतन्याहू ने कभी किसी प्लान को कामयाब होने नहीं दिया। उसने 40 तक को टारगेट किया और ये जो नेतन्याहू है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप ये देखिए ना कि कतर के ऊपर हमला किया, फिर कल माफी भी मांग ली, मुस्तकबिल की गारंटी भी दे दी, और हम जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो मैप दिखाया गया है जिन मुसलमान ममालिक को टारगेट करने का कहा गया है कि ये टारगेट है, ये दुश्मन है, इनको खत्म करना है, तो ये जो अरब वर्ल्ड है इसकी लीडरशिप पहले ही इसके ऊपर बड़े सवालात हैं कि ये सिर्फ तकरीरें करते रहे, ये सिर्फ मजम्मती बयानात देते रहे, प्रैक्टिकली इन्होंने गजा के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और ये हम सब अकाउंटेबल हैं, तमाम मुसलमान। ये सिर्फ और वेस्ट में देखिए कि लाखों लोग सड़कों पर निकले, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज 150 से ज्यादा यूरोपीय मुल्क वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, तो असल काम तो उन्होंने किया है। बिल्कुल उन्होंने किया, आज मुसलमान ममालिक ने क्या किया? अच्छा अब्दुर्रहमान, अगर ये जो 2 रियासती हल है इसकी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो कितना सफर इसकी तरफ तय हो गया है, और आप क्या समझते हैं कि ये 2 रियासती हल को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या इकदामात करने चाहिए, और कौन कौन से ऐसे इस्लामी ममालिक या दूसरे दीगर ममालिक है जो किरदार अदा कर सकते हैं और 2 रियासती हल जो है वो कामयाब हो सकता है? देखिए जी, सबसे पहले इस पूरी वॉर के फरीक को आपको शामिल करना पड़ेगा। हमास को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ एक मुल्क की सपोर्ट थी और वह ईरान था, और इस्माइल हानिया को भी तेहरान में शहीद किया गया, और उसके बाद लिबनान में हिजबुल्लाह थी। ये 2 बड़े ग्रुप्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे, और इनको शामिल किए बगैर ये काम नहीं हो सकता। आपको अगर 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना है तो सबसे पहले आपको हमास को तस्लीम करना पड़ेगा कि हमास दहशतगर्द नहीं है। ये तो पूरा जो एग्रीमेंट है, अगर ये 20 नुकात है, पहले तो ये कन्विंस हो इस बात के ऊपर अरब ममालिक कि हमास एक फ्रीडम मूवमेंट है, उसको एक टेररिस्ट मूवमेंट के तौर पे ये पेंट कर रहे हैं 20 नुकात, वो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये आजादी की तहरीक है, ये हुर्रियत की तहरीक है, और ये मुआहिदा दहशतगर्दी की तहरीक में कन्वर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो लेबल लगाया जा रहा है हमास के ऊपर कि हमास एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें कबूल नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि हमास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है फलस्तीनियों की, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। जब तक हमास जो असल फरीक है, जो फाइट कर रही है, जो लड़ रही है, आप उसको शामिल नहीं करेंगे और उसको उसकी मर्जी शामिल नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कहते हैं। सारे मुसलमान ममालिक शामिल हो जाए। सही अब्दुर्रहमान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी के बगैर, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई भी मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि पाक सऊदिया जो एक मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके बाद मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में जो इसराइल एक बदमाश बना हुआ है उसको किसी हद तक को नकेल डाली जा सकेगी? ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये पाकिस्तान के उस दफाई मुआहदे का पहला नतीजा है कि इस्राएली वजीर आजम को कतर से माफी मांगनी पड़ गई है।
ये पाकिस्तान की असल ताकत है जिससे इसराइल की टांगे कांप रही हैं। उसको पता लग गया है कि अगर हमने इन अरब मुल्कों की तरफ जाने की कोशिश की, देखिए सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, हमारी उससे एक मजहबी उनसीयत है, ये हमारा फरीजा है, ये मुआहिदा होता या ना होता, हर पाकिस्तानी सऊदी अरब के दिफा के लिए, सऊदी खानदान एक अलहदा चीज है, सऊदी अरब एक डिफरेंट चीज है, हमारी उस सरजमीन से उनसीयत है, उस सिस्टम से नहीं है। और दूसरी चीज, उन्हें ये थ्रेट लाक हो गया था कि जिस तरीके से सऊदी अरब ने इब्तिदा की है, ये जितनी अरब मुमालिक हैं जो के बहुत बड़ी मंडी है डिफेंस की अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, ये पूरी पॉकेट निकल जाएगी। और जो अरबों डॉलर दिफा के नाम पे ये समेट रहे थे इसराइल और अमेरिका, ये मुकम्मल तौर पर ये खत्म हो जाएगा सिलसिला और ये पाकिस्तान इसको गेन कर लेगा। तो ये पाकिस्तान के उस मुआहिदे का नतीजा है कि उन्हें अरब मुमालिक से सुलह भी करनी पड़ रही है, उन्हें मुशावरत भी करनी पड़ रही है, उनसे माफी भी मांगनी पड़ रही है। मगर मेरा यह ख्याल है कि हमें अपनी पॉलिसी को बैलेंस रखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जंगी जुनून में नहीं है, बिल्कुल। बात यह है कि ईरान ने अप्रिशिएट किया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की फौज जो सऊदी अरब के दिफा के लिए जा रही है, क्या वो बैतुल मुकद्दस के दिफा के लिए भी जाएगी? बड़ा सवाल है। कल को ये मुआहिदा ईरान के साथ हम कर सकते हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, जो दीगर ममालिक भी अब इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे के लिए, तो क्या ये काबिल अमल होगा कि पाकिस्तान सऊदी के बाद दीगर ममालिक जो ख्वाहिशमंद है उनके साथ दिफाई मुआहिदा कर ले और ये मामला हमारे लिए बेहतर हो सकता है, इसके जो नताइज हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट है। मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अच्छी इब्तिदा है और जनरल आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है एज अ सोल्जर कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जा रहा है। और आपको मैं ये बात बताता चलूं कि कतर की मिसाल ले लीजिए कि जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हुआ, उसकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान की फौज ने की। और इंटरनेशनली जो डिफेंस का शोबा है वो एक इंडस्ट्री की हैसियत रखता है। तो ये एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के जरिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, पाकिस्तान अपनी सर्विसेज दे सकता है और उस सर्विसेज के बदौलत जिस तरह अमेरिका अपनी वेपन इंडस्ट्री को, अमेरिका की इकोनॉमी उसके बेस के ऊपर चलती है, उसी मॉडल के ऊपर पाकिस्तान भी अपनी इकोनॉमी को रीवैम्प कर सकता है। ये सिर्फ सफारतकारी की बात नहीं है, डिफेंस को एज एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक कोई हथियार बेचता है, कोई टेक्नोलॉजी बेचता है, पाकिस्तान की तो डिफेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इस काबल भी है कि उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। एक इदारा यहाँ पे डेपो के नाम से काम भी कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया। आप क्या समझते हैं कि जो हम एक डिफेंस की प्रोडक्शन की सलाहियत रखते हैं, अब उसका कोई ब्रेक थ्रू होगा और हम दुनिया में हथियारों की जो एक बेचने की सलाहियत है उसको बेहतर कर पाएंगे? मेरा ख्याल है जी कि ब्रेक थ्रू तो हो चुका। अब आप ये देखिए कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि पाकिस्तान की वजह से ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर को जो तंदूर बनाया था, ये जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है, उसके जरिए जो हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल करके दिखाया है, चाइनीज टेक्नोलॉजी का रेट बढ़ गया है, उनके उन इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट बढ़ गई है और राफेल तैयारों की मार्केट गिर गई है। तो ये दिस द टाइम कि हमने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल भी है, हिम्मत भी है, जुर्रत भी है, ताकत भी है। और अरब ममालिक तो एक्सपोज हो गए कि वो उस अमेरिका से तोप को रख के बैठे हुए थे जो इसराइल का पार्टनर इन क्राइम है, और उनको पता लग गया है कि ये वाहिद न्यूक्लियर रियासत है पूरी दुनिया के अंदर जो इसराइल को आंखों में आंखें डालकर देख सकती है। ये वाहिद पाकिस्तान दुनिया में मुल्क है जिसके अंदर अगर अब शहादतों का रेट देखें ना, पूरी दुनिया में सिपाही सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। ये पाकिस्तान की फौज दुनिया की वाहिद फौज है जहां सबसे ज्यादा ऑफिसर क्लास शहादत देती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल टॉप से लीड करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेशेवराना सलाहियत, अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियत को पूरी दुनिया मानती है। अच्छा, थोड़ा सा वापस आते हैं गजा की सूरत हाल की तरफ। हमारे मुस्लिम ममालिक और दीगर जो इतने बड़े बड़े सिविलाइज मुल्क हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि गजा के अंदर जो हमारे जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल
वहाँ पे आपको पता है भूख बतौर हथियार इस्तेमाल की जा रही है, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, खाने को कुछ चीज़ नहीं है, दवाई अद्वियात नहीं है। तो क्या ये सब जितना ये गोरखधंधा ये ट्रंप की तरफ से आया है, उसमें सबसे अहम एक पॉइंट को आगे नहीं आना चाहिए कि सबसे पहले वहाँ पे खुराक, अद्वियात और दीगर अशियाई ज़रूरियात पहुँचाई जाएँ और इसके ऊपर 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम करके कुछ रिलीफ तो दें गजा की आवाम को? ये अलवी साहब इतना बड़ा अलमिया है, जो लोग इंसानियत के बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, जो ह्यूमैनिटी के चैंपियन बनते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुए। और आप ये देखिए कि इस वक्त 44 से जायद ममालिक का एक बहरी काफला समूद फुटेला के नाम से, जिसमें सेनेटर मुश्ताक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो उस मुहासरे को तोड़ने के लिए निकले। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इसमें से सिर्फ 5% मुसलमान हैं और 95% जो लोग उस काफले का हिस्सा हैं वो गैर मुस्लिम है। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हुआ है, उसने पूरी दुनिया के आलमी ज़मीर को बहुत जगाया। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।